थैंक यू सो मच वैद भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, बड़ी मेहरबानी। टेल अस अबाउट द टेक शो, ये जो आपका जो एक स्टार्टअप है, ये न्यूज़ डेटा एनालिसिस जो है, ये क्या है? टेक शो के बारे में कुछ बताएं। तो थैंक यू सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो टेक्शा जो है मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 2013 में। तो मैं कर ये रहा था कि मैंने ये जब नोटिस किया कि जो पाकिस्तान में जो अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं स्टार्टअप इकोसिस्टम का। तो पाकिस्तान का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो एक तरीके से शुरुआत जिसकी जो हुई है ना वो हुई है 2012 से। 2012 2013 से। तो 2013 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। तो उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि भाई जो है यहाँ पर कुछ एक्टिविटी होने वाली है या फ्यूचर में होगी। तो मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो मैंने कुछ लोगों को ईमेल वगैरह की, पूछा उनसे भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। काफी लोग जो थे वो लाहौर से थे। तो लाहौर में प्लान 9 है। तो प्लान 9 जो है वो पहला इंक्यूबेटर था। तो इंक्यूबेटर वो होते हैं कि जो स्टार्टअप्स को लेते हैं अपने अंदर और उनको फिर ऑफिस स्पेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं और थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं इन्वेस्टमेंट रेज करने में या नेटवर्किंग के लिए। तो वहां से जो शुरुआत जो हुई है तो फिर मैंने सोचा कि 2014 में जो है ना मैं डॉक्यूमेंट शुरू कर देता हूँ करना कि क्या हो रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन से मेरा मतलब है कि जो कुछ स्टार्टअप्स थी उनकी प्रोफाइल्स लिखना और कुछ स्टार्टअप्स जो थी वो फंडिंग रेज कर रही थी तो उनके बारे में लिखना। तो वो मैंने शुरू कर दिया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हुआ ये कि फिर कुछ मेरे लाइफ इवेंट्स हुए मेरे साथ तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा बैक बर्नर पे रख दिया सब कुछ। लेकिन मेरी एक हमेशा से कोशिश ये रही थी कि जितनी भी फंडिंग अनाउंसमेंट्स हो रही थी ना वो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा था। पर्सनली कर रहा था, मतलब पब्लिश नहीं कर रहा था लेकिन मैं डॉक्यूमेंट कर रहा था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि 2019 में जो है मैंने एक न्यूज़लेटर शुरू किया। तो उस न्यूज़लेटर में मैंने सोचा कि भाई मैं ये करूंगा कि जितनी भी फंडिंग अनाउंसमेंट्स हो रही है ना तो हर महीने जो है मैं लोगों को प्रोवाइड करूंगा अपडेट्स। और जो न्यूज़ जो हो रही है इकोसिस्टम की वो मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। तो वो न्यूज़लेटर जो है इट टुक ऑफ। तो हुआ ये है कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला मुझे उससे। तो फिर मैंने ये कोशिश की कि भाई ये जो मैं कंटेंट जो न्यूज़लेटर के थ्रू क्रिएट कर रहा हूँ तो वो एक वेबसाइट भी होनी चाहिए जहाँ पर ये सारा कंटेंट हो। ओके। क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो है ना ईमेल करना शुरू कर दी, मैसेजेस करना शुरू कर दी कि भाई मुझे एक लिस्ट चाहिए स्टार्टअप्स की कि 2017 में 2018 में कितनी स्टार्टअप्स थी, कितनी फंडिंग रेज हुई, ये सारी चीज़ें। तो फिर वो मैंने पब्लिश करना शुरू कर दी techshaw.com। तो फिर अनदर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो अभी सिचुएशन ये है कि अक्टूबर में जो है पिछले साल मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि मैं थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँ। नेक्स्ट लेवल से मेरा मतलब ये है कि किसी को हायर करूँ प्रोफेशनली ताकि वो मुझे कंटेंट में मदद कर सके। तो मेरी जो सबसे जो प्रॉब्लमैटिक चीज रही है मेरे साथ वो ये रही है कि भाई मेरे पास जो है ना लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। सबके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, मेरी फुल टाइम जॉब है। तो वो है, लाइफ है और सब कुछ है। तो मुझे जो है डेली रिपोर्टिंग करनी थी कि एवरी सिंगल डे एक न्यूज स्टोरी जो कि कोई लिख सके। तो फिर मैंने एक राइटर को हायर किया। तो अक्टूबर में उसका नाम नूर है एंड वो कराची से है। तो वो जो है उसकी जिम्मेदारी ये है कि इकोसिस्टम की जो न्यूज होती है उसको लेकर एक हमारा एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट जो है हमने एक्सियोस एक वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट, उससे एक तरीके से इंस्पायर्ड है कि बेसिकली यू गेट एवरीथिंग क्लियर कंसाइज। यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूज जो हुआ है वो आपको बताते हैं विदाउट एनी लाइक लंबी लंबी बात। या लंबी लंबी बातें नहीं, बस टू द पॉइंट एंड कि क्या हुआ है कैसे हुआ है और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है। तो वो जो है वो अभी फिलहाल स्टेटस ये है उसका कि वो इट आल्सो टुक ऑफ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम एवरीवन। एंड तो उसके बाद मेरी कोशिश ये थी कि भाई मुझे जो है हमेशा से पॉडकास्ट शुरू करना था, तकरीबन 2018-17 से शुरू करना था लेकिन उस वक्त हुआ नहीं मुझसे। तो मैंने फाइनली जो मैंने डिसाइड किया लास्ट ईयर कि भाई इट्स फाइन, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। तो कंटेंट क्रिएशन में एक चीज आती है कि आपको एक होता है हमेशा से कि यार मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन कोशिश मेरी ये थी कि भाई मैं क्वालिटी अपने ओवर क्वांटिटी। यस। तो लेकिन शुरुआत में ये होता है कि जब आप शुरू करते हैं ना कोई चीज तो कोई बात नहीं, आप यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग थिंग्स, पब्लिशिंग थिंग्स। तो फिर मैंने यही किया कि मैंने जो था बेयर मिनिमम पॉडकास्ट शुरू किया। उसका भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है और पीपल लाइक इट, पीपल लिसन टू इट। तो पहले तो मुझे ये था कि भाई कौन पॉडकास्ट सुनेगा आधे घंटे का, 45 मिनट का। लेकिन लोग सुनते हैं, लोग बैकग्राउंड में लगा देते हैं और लोग सुनते हैं। तो दैट्स द जर्नी टेक्शा की जो है अभी तक। और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मतलब कीप ग्रोइंग एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टेक शो की मुझे एक अच्छी बात लगी पॉडकास्ट की, बहुत डिफरेंट पॉडकास्ट है जिसमें स्टार्टअप्स की बात हो रही थी, बिजनेस की बात हो रही थी। आई थिंक दैट्स द रीजन दैट्स व्हाई इट टुक ऑफ।
हाँ, तो वो असल में तो थोड़ा-सा मीडिया का लैंडस्केप जो है मैं बता दूँ कि क्या है। पाकिस्तानी मीडिया लैंडस्केप इज़ वेरी ओवर द टॉप जिसे कहते हैं। ओवर द टॉप से मतलब है कि थोड़ी-सी सेंसेशनलिज़्म होती है, थोड़ी-सी एक्साइटमेंट होती है, थोड़ी-सी एक्ज़ैजुरेशन होती है। मुझे वो इंतहाई नापसंद है वो चीज़। तो मेरे लिए एक टर्न ऑफ है। जब मैं वो ऐसी कोई चीज़ देखता हूँ तो मैं बिल्कुल टर्न ऑफ हो जाता हूँ। तो मेरी कोशिश ये थी कि भई आप जो है किसी को बुलाएँ, काम की बात करें एंड देन लेट देम गो। स्टिक टू व्हाट दे आर डूइंग लाइक एज़ इन लाइक व्हाट दे आर डूइंग एज़ इन कि उनका जो काम है उस पे तवज्जो आपकी होनी चाहिए बजाय इसके कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है और ये सब चीज़ें और आप किस कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं। तो कोशिश यही है कि भई जितने भी लोग हैं जो एक्चुअली बिज़नेस चला रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं, उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एडवाइस जो है वो एक बिल्कुल एक डेफिसिट है जिसका पाकिस्तान के अंदर गुड एडवाइस का। एडवाइस तो हर कोई दे देता है, आपकी भाई-बहन भी दे देंगे आपको एडवाइस, लेकिन गुड एडवाइस का, स्मार्ट एडवाइस का एक डेफिसिट है। तो लोग जब आपको कहते हैं अपना अपना बताते हैं, आपको अपना ओपिनियन बताते हैं, तो वो उस लिहाज से बताते हैं जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जब आप एक बिज़नेस ओनर से बात करेंगे जिसने स्टार्टअप चलाई हुई है और स्टार्टअप जो है उसको स्केल किया है, प्रोडक्ट जो है उसको बेचा है, तो उसकी एडवाइस डिफरेंट होगी बजाय इसके कि आप अपने भाई दोस्तों से पूछें कि भाई ये क्या मुझे करना चाहिए। तो बिल्कुल। वो कोशिश यही है कि वो हाइलाइट की जाए कि भाई ये किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं अपनी स्टार्टअप्स क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट जो है वो के काफ़ी डिफरेंट मार्केट है दूसरी जगहों से। तो वहाँ पर स्टार्टअप पहले तो एक तो स्टार्टअप शुरू करना, उसको फिर स्केल करना, फिर फंडिंग रेज़ करना, तो दैट्स आई थिंक इट्स अ बिग डील। या तो कोशिश यही है कि वही हाइलाइट किया जाए और ये क्या हो रहा है, तो ताकि लोगों को पता चले कि कुछ थोड़ी-सी एक होती है, एक 2 चीज़ें होती हैं, एक तो एक इंस्पिरेशन होती है और एक होती है एडवाइस। या तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एडवाइस जो है जो मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दूँगा, मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने एक क्लाउड किचन स्टार्टअप है, उसके फाउंडर को बुलाया था। ना अब ज़रूरी नहीं है कि आपने क्लाउड किचन शुरू करना हो, ये राइट। ज़रूरी है कि आप हो सकता है आपकी कोई स्टार्टअप हो, जो कि हुँ, सिमिलर हो लेकिन उसकी जो एडवाइस जो थी कि भई किस तरह आपको स्केल करना है, किस तरह आपने मार्केट में जाना है, तो वो आपके लिए भी वैलिड हो सकती है। तो एक एक इंस्पिरेशन है और दूसरी तो ऑफ कोर्स है एडवाइस। बिल्कुल। लेकिन शायद भाई पाकिस्तान का एक स्टार्टअप की आपने बात की कि 2012 से वो टेक ऑफ करना शुरू किया। हालाँकि देखा जाए पाकिस्तानी मार्केट जो है वो एक अनटैप्ड मार्केट है, क्योंकि हमारे पास 5वीं या 6ठी हमारी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया के अंदर। देखा जाए हमारा स्टार्टअप से बहुत लेट शुरू हुआ है इंडिया के कंपैरिज़न में देखा जाए। इसके पीछे क्या वजह है? ऐसा क्यों काफ़ी लेट हुआ? तो मैं ये समझता हूँ कि 2 या 3 वजहें हैं। तो हुँ, हुँ। पाकिस्तान में लोग आपको ये हमेशा कहेंगे अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से बात करें तो आपको ये कहेगा ज़रूर कहेगा कि हुँ, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। या तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिश्ड टैलेंट की बहुत कमी है। पाकिस्तान में रॉ टैलेंट है, पाकिस्तान में ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन हुँ, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि भई हमने कोई काम किया हो। हुँ, तो वो जो है वो थोड़ा-सा चेंज होना शुरू हो गया। तो 2012, 2013, 2014 में जो था, आपको अगर याद हो तो रॉकेट इंटरनेट जो था वो काफ़ी पॉपुलर था पाकिस्तान में। दराज़ और हुँ, फूड पांडा और ये सारी चीज़ें जो थी काफ़ी पॉपुलर थी। तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे करीम फिर बाद में आई थिंक 2015 या 2016 2016 में या हाँ, या 2015-16 में करीम भी आ गया था। तो जहाँ वो लोग जहाँ वहाँ काम कर रहे थे, तो उनको जो है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला कि हमने किस तरह काम करना है एक स्टार्टअप में क्योंकि स्टार्टअप लाइफ इज़ डिफरेंट। अगर आपने 1 साल स्टार्टअप में काम किया ना तो इट्स इक्विवेलेंट टू वर्किंग 5 और 6 ईयर इन अ कॉर्पोरेट जॉब। जहाँ पर आप बैठ के आराम से बस सैलरी ले रहे होते हैं। क्योंकि लर्निंग कर्व जो होता है ना वो यूँ होता है। बिल्कुल आपकी जो आप एक दिन आपका जो है ना वो भी एक जैसा नहीं होता मतलब एवरी सिंगल डे इज़ डिफरेंट देन द अदर। हुँ, तो उस वजह से जो है हमारा थोड़ा-सा लेट स्टार्ट था क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स आई वो थोड़ी-सी लेट आई क्योंकि हुँ, रॉकेट इंटरनेट ने एक एक देखा। रॉकेट इंटरनेट जिनको नहीं पता वो ऐसी एक कांग्लोमरेट है एक तरीके से जर्मन बेस्ड। तो वो हुँ, ये करते थे कि वो नए-नए मुल्कों में जाते थे और वो फिर वो जो भी यूएस इक्विवेलेंट स्टार्टअप्स थी ना जैसे अमेज़न जो है वो यूएस में है तो वो उनकी कोशिश ये थी कि भई हम अमेज़न बनाएँ लोकल। ओके। तो वो ये करते थे कि वो ये सभी इन्वेस्टमेंट्स करते थे उस वक़्त। तो उससे आहिस्ता हुआ ये कि जो लोग वहाँ पर काम करते थे, तो उन्होंने फिर बाहर थोड़ा-सा रिस्क लेना शुरू किया कि हम थोड़ा-सा बाहर निकलते हैं। ओके। और फिर एकदम से जो है वो फिर करीम का जो एग्ज़िट हुआ था उबर के थ्रू, तो उस वजह से जो है तो स्टार्टअप्स में ये होता है कि जब आप
आपको मिनिमम 4 साल काम करना पड़ता है स्टार्टअप्स में, ताकि आपकी जो स्टॉक ऑप्शंस होती है, क्योंकि आपकी इक्विटी होती है स्टार्टअप में। जब आप स्टार्टअप में काम करते हैं आपको सैलरी कम मिलती है, लेकिन आपकी इक्विटी होती है। तो इक्विटी जो है वो उसको 4 साल लगते हैं वेस्ट होने में। तो वो लोग जो है वो अक्सर जो है वो थोड़ा-सा इंतज़ार करते हैं कि भई मैं एटलीस्ट 4-5 साल स्टार्टअप्स में निकाल लूँ, फिर मैं जो है वो कहीं कुछ और करूँ। तो अब जो है वो होना शुरू हो गया है कि करीम और ये जो दूसरी जो कंपनीज़ थी जहाँ पर लोग काम करते थे, उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकलना शुरू कर दिया। या तो उन्होंने जाके अपनी खुद की स्टार्टअप शुरू की, या उन्होंने फिर दूसरी हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स जो है जाके जॉइन की। और वहाँ पर जो है उन्होंने वो स्केल करने की कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपने करीम और ये दूसरी जगहों पे आपने काम करके अगर आपने प्रोडक्ट स्केल किया है, ग्रो किया है, तो यू आर वेरी वैल्यूएबल। तो आपकी स्किल्स जो है वो बहुत पॉलिश्ड हैं, तो आपको जो भी है, कहीं पर भी कोई भी और स्टार्टअप जो है वो आपको ज़रूर कहेगी कि हमारे साथ आके काम करो। तो एक ये जो है वो एक हुआ है पिछले 10 सालों में। देखिए आपने दराज़ की बात की, लेकिन एक और भी तो स्टार्टअप के अंदर होता है कि आपका लोकल स्टार्टअप अच्छा चल रहा है, अगर आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, तो जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं वो चाहते हैं कि इस कॉम्पिटिशन को खत्म किया जाए, इसको एक्वायर किया जाए या इसके साथ हम कुछ करें। जैसे दराज़ को एक्वायर कर दिया अलीबाबा ने, तो जो एक फाउंडर होता है उसके दिल में ये भी तो शक होता होगा, यार कल को मेरे इसको एक्वायर करके यहाँ पे आके दूसरी कंपनी आके करेगी, तो शुरू करने का फ़ायदा? तो स्टार्टअप का असल में ये है कि आपको पता नहीं क्या होगा क्या, ठीक है? हुँ, पहले तो हो सकता है कि स्टार्टअप आपकी चले ही ना। हुँ, सब 90% जो स्टार्टअप जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं। हुँ, ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ। हुँ, पाकिस्तान में ये नंबर थोड़ा-सा कम है। उसकी वजह ये है कि बाय द टाइम स्टार्टअप जो है हमारी नज़रों में आती हैं, जब हुँ, हमने रिपोर्टिंग उसकी शुरू करते हैं, हुँ, तो या तो उन्होंने फंडिंग रेज़ कर ली होती है, या तो उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट बहुत अच्छा होता है। हुँ, तो उस वजह से जो है वो फेल नहीं होती इतनी जल्दी, लेकिन कुछ स्टार्टअप्स फेल हुई हैं। तो जब एक स्टार्टअप फाउंडर जब स्टार्टअप शुरू करता है, तो आपकी कोशिश ये होती है कि आपको कस्टमर को जो है वो डिलाइट करना। तो मैं अमेज़न की मिसाल दूँगा कि जब अमेज़न शुरू हुआ था, और काफ़ी और ऐसी मिसालें हैं, तो लोग कहते थे कि यार ये कैसे होगा? क्योंकि इतनी सारी दूसरी वेबसाइट्स हैं, इसमें कभी कंपनी ने कभी अपनी पैसे नहीं बनाए, तो ये किस तरह होगा? तो ये है, स्टार्टअप्स जो है वो लॉन्ग गेम है। या तो इस वजह से जो है आप जो है जब स्टार्टअप का ज़िक्र सुनते हैं, तो 5-6 साल तक तो स्टार्टअप जो है वो आप भूल जाएँ कि कुछ उनका कोई का इम्पैक्ट होगा रेवेन्यू के मुताबिक और या प्रॉफ़िट के हिसाब से। हुँ, जो भी होगा वो आगे जाके होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा है। तो अगर आप ये सोचें कि भई ये कोई कंपनी मुझे आके एक्वायर कर लेगी, तो वो भी एक इट्स अ गुड आउटकम, राइट? इट्स अ गुड आउटकम, और हुँ, ऐसा हुआ है। छोटी-मोटी कंपनीज़ जो है, मुझे याद है शुरू में थी एक सवारी करके एक थी स्टार्टअप, जिसको एक्वायर किया था करीम ने। तो उसकी जो टीम थी उस काफ़ी कम लोग थे उसमें, तो वो टीम जो है वो फिर उसने करीम को जॉइन कर लिया था। तो इस किस्म की चीज़ें जो है, अगर स्टार्टअप फाउंडर सोचना शुरू कर दें कि भई कोई हमारे मार्केट में आ जाएगा तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, तो ये एक गलत तरीका है देखने का। लोग जो है वो ये कहते हैं कि आपकी मार्केट और आपकी प्रोडक्ट की वैलिडेशन हो जाती है, जब आपका कॉम्पिटिशन आ जाता है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और सामने वाला आके आपके साथ वो काम करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है कि आपकी मार्केट की वैलिडेशन बढ़ गई। ये एक जो है वो यूएस और मेरे ख्याल में वेस्टर्न मेंटालिटी है। तो हुँ, पाकिस्तान में ये कंप्लीटली रिवर्स है, वहाँ पर इस चीज़ को बुरा समझा जाता है। हुँ, लेकिन इन द स्टार्टअप वर्ल्ड दिस इज़ कंसिडर्ड अमेजिंग कि या आपका एक प्रोडक्ट है, और आपने मार्केट शुरू की, आपने बेचना शुरू किया प्रोडक्ट को, और आपको फौरन से कॉम्पिटिशन आ गया उसमें। या इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो कॉम्पिटिशन को देखते हैं, आपको देखते हैं, वो सोचते हैं कि भई मुझे इस स्टार्टअप को फंड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है, और एक एक तरीके से आप सोच लें कि मार्केट आप ग्रो कर रहे हैं। या तो अगर आप उसको ग्रो कर रहे हैं, तो आपका उसका हिस्सा होना ज़रूरी है। या तो ज़रूरी है कि स्टार्टअप जो है वो फिर जाके फंड रेज़िंग करें और स्टार्टअप इन्वेस्टर्स से पैसे लें, ताकि हुँ, वो जितनी जल्दी हो सके ग्रो कर सकें। तो एक तरीके से वैलिडेशन बना रहता है। हुँ। लेकिन आपने ये इन्वेस्टर्स की बात की, एक फाउंडर का विज़न और एक इन्वेस्टर का विज़न डिफरेंट भी हो सकता है। क्योंकि इन्वेस्टर अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो या तो ये होगा कि वो लॉन्ग टर्म देख रहा होगा कि उसको लॉन्ग टर्म में पैसा मिलेगा, आइडियलिस्टिक विज़न के तौर पे, या वो देखेगा यार मुझे बस पैसा चाहिए, तुम अपना काम करो। तो फाउंडर और इन्वेस्टर के जो एक मेंटालिटी होती है, वो कितनी ज़रूरी होती है मैच करने के लिए कंपनी को लॉन्ग टर्म लेके चलने के लिए? तो एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर होता है और एक स्टार्टअप इन्वेस्टर होता है। हुँ, तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर और स्टार्टअप इन्वेस्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी वजह ये है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट देखता है कि भई मैं अगर 100 रुपए लगा रहा हूँ या ₹1000 लगा रहा हूँ,
तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। और स्टार्टअप इन्वेस्टर जो होता है वो ये देखता है कि ये मैं अपने पैसे जो है वो अगले 7-8 साल में डबल कर सकूंगा, क्योंकि स्टार्टअप का हमेशा ये होता है 10x। इन्वेस्टर्स जो है वो ऐसी स्टार्टअप ढूंढते हैं जिनकी जब वो इन्वेस्टमेंट करें तो अगले 5-6-7 साल में उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2x हो जाए, 3x हो जाए, 4x हो जाए। तो मीडियन जो है रिटर्न्स जो है इन्वेस्टमेंट के फॉर वेंचर कैपिटल एसेट क्लास वो है तकरीबन इट्स लेस देन 5%। तो कुछ स्टार्टअप्स होंगी जो 100x हो जाएंगी, ठीक है, उनकी वैल्यू 100 टाइम्स बढ़ जाएंगी। कुछ स्टार्टअप्स होंगी जिनकी वैल्यू 2 या 3 टाइम बढ़ेंगी। कोशिश ये होती है वीसीज की, वेंचर कैपिटलिस्ट की, कि वो ऐसी स्टार्टअप्स ढूंढें, उनको फंड करें जिनका पोटेंशियल जो है वो 100x हो। तो कहने का मकसद ये है कि एक इन्वेस्टर जो हम और आपकी तरह अगर इन्वेस्टर है कि हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो 1-2 साल में जो है वो पैसे 10-15% मिल जाए, ये मेंटालिटी वेंचर कैपिटलिस्ट की नहीं होती। उनकी मेंटालिटी काफी डिफरेंट होती है। पहले तो उनको जो पैसे वो जो इन्वेस्ट करते हैं वो किसी और के होते हैं, दैट्स नंबर 1। उनके पार्टनर्स होते हैं, वो एक पैसे पूल करते हैं सब, और फिर जो जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो जाके इन्वेस्ट करता है। तो वो उनके फंड की रिक्वायरमेंट होती है कि अगले 7-8 साल तक आप कोई रिटर्न नहीं देखेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से वो थोड़ा सा डिफरेंट एसेट क्लास है। जहां तक रही फाउंडर की बात, तो फाउंडर का ये तो होता है कि भाई अगर मेरी स्टार्टअप जो है वो $100 मिलियन की अगर स्टार्टअप बन जाती है इवेंचुअली, जब उसका एग्जिट होता है या जो भी है, तो अगर मैं उसका 20% भी ओन करता हूँ तो दैट इज स्टिल 20 मिलियन, ठीक है। तो फाउंडर के जेब में 20 मिलियन जाता है। तो ये सोचना कि भाई एक स्टार्टअप आ रही है और मैं उसको जो है मैं फाउंडर हूँ और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक और चीज मैं बता दूं कि जब वेंचर कैपिटलिस्ट जब आपकी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 50-60% स्टार्टअप नहीं मांगते, आपकी इक्विटी नहीं मांगते। वो तकरीबन जो जाते हैं शुरुआत जो होती है वो शुरू से जो है बाय द टाइम सीरीज सी या डी की इन्वेस्टमेंट जो होती है, इन्वेस्टर स्टिल ओन 50%, लेस देन 50%। वो ओनरशिप जो होती है वो हमेशा से फाउंडर्स की ज्यादा ही रहती है। पाकिस्तानी मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है। तो शुरू शुरू में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें तकरीबन 10-15% हो सकता है, अगर इन्वेस्टर को मिल जाता है तो मिल जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है फाउंडर स्टिल owns a majority of the startup। तो इस तरीके से सोचना कि भाई जैसे मैंने मिसाल दी ना कि अगर 100 मिलियन की स्टार्टअप है, आपकी एग्जिट होती है 100 मिलियन पे, तो यू विल स्टिल नेट 20-30 मिलियन डॉलर्स। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं लेते और आप ग्रो नहीं कर सकते, तो आपकी वो जो 100 मिलियन की स्टार्टअप जो है वो अब जाके अगर 10 मिलियन की बिकती है, तो अगर आपका 100% भी अगर आपकी ओनरशिप हुई तो यू आर स्टिल एट 10 मिलियन। तो पोटेंशियल जो है इट्स मोर इफ यू टेक इन्वेस्टमेंट मनी बिकॉज इट हेल्प्स यू ग्रो। और जब मैं ग्रो की बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि ग्रोथ कम्स 2 काइंड्स ऑफ ग्रोथ, राइट। एक तो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है कि भाई आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो खुद ही बिक रहा है, और दूसरी होती है पेड ग्रोथ। तो पेड ग्रोथ इट ऑल्सो डिपेंड्स, फिर इन्वेस्टर्स लुक एट कि भाई अगर आप $5 खर्च कर रहे हैं तो आप कितने डॉलर इस पर बना रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो मैट्रिक्स जो वगैरह जो है वो इन्वेस्टर्स चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो टू कम टू योर क्वेश्चन, तो फाउंडर और इन्वेस्टर का जो है ये रिलेशनशिप जो होता है वो ज्यादातर डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू ऐड जो है वो इन्वेस्टर ला सकते हैं। तो पैसों के अलावा कुछ वैल्यू ऐड होती है जो कि इन्वेस्टर्स अक्सर लेकर आते हैं, या तो उनका नेटवर्क हो गया, या तो वो उनके हो सकता है उनके कोई कनेक्शन हो। तो ये काफी चीजें आती हैं। तो एक इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस कि वो लोग देखते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स देखते हैं कि भाई ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, स्टार्टअप के लिए बेनिफिशियल है, एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिशियल है, और उसके बाद जो है वो ये स्टेप लेते हैं। शायद भी आप जब इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी के, तो आप कौन सी ऐसी चीज़ें देखते हैं, आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें जरूरी होती है जो आप मद्देनजर रखते हैं, फिर आप उस स्टार्टअप के लिए या कंपनी के लिए इन्वेस्ट करते हैं? व्हाट इज योर क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टिंग? तो मैंने अभी तक कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर करूंगा स्टार्टअप में इन्वेस्ट, तो स्टार्टअप इन्वेस्टिंग इज अबाउट द फाउंडर, स्पेशली अर्ली स्टेजेस में। यानी कि अगर आपके पास कोई आता है और आपको कहता है कि भाई मेरे पास ये आइडिया है और मेरे पास 5 कस्टमर्स ऑलरेडी है, और मेरा प्रोडक्ट जो है वो इतना है कि भाई मैंने जो है वो MVP एक टर्म इस्तेमाल होती है स्टार्टअप्स में, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो मेरे पास वो है, मेरे पास 4-5 कस्टमर्स हैं जो कि दे आर वेरी सेटिस्फाइड एंड दे आर विलिंग टू पे।
तो दैट वुड बी वन थिंग, देन एक एक तरीके से दैट वुड बी वेरी अट्रैक्टिव। सेकंड कि फाउंडर ने क्या किया पहले, ठीक है ना। तो अगर एक फाउंडर है जो कि जिसने पहले कोई प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, साइड प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और स्केल किया हुआ है, और उसकी एबिलिटी, हिज एबिलिटी टू हायर पीपल, तो एक तो फाउंडर में एक ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सके। Yeah. तो अगर मैं कभी फ्यूचर में अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं ये सारी चीजें देखूंगा कि भाई अगर मिनिमम जो है आपका कोई प्रोडक्ट मार्केट में है तो किसी ने उसमें इंटरेस्ट शो किया है, और सेकंड चीज ये होगी कि भाई स्टार्टअप फाउंडर कौन है, उसकी व्हाट्स हिज एबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ हायरिंग, कि किस तरह वो हायरिंग करता है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एक्सपीरियंस क्या रहा है, और क्या ये डज ही कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड कि भाई मैं ये देख रहा हूँ कि हो जाए तो हो जाए, या एम आई रियली गोइंग टू डू दिस फॉर द नेक्स्ट 5 years और 10 years। तो फिर उसमें जो है ज्यादातर जो है वो अट्रैक्टिवनेस आती है कि भाई हाँ ये फाउंडर जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा पैसे देता हूँ तो ये जो है आई नो हाउ ही विल इन्वेस्ट द मनी एंड हाउ ही विल ग्रो द कंपनी। तो आप बहुत बुलिश हैं पाकिस्तानी फिनटेक इंडस्ट्री के बारे में। यू थिंक दैट पाकिस्तान में फिनटेक इंडस्ट्री काफी ग्रो कर सकती है। इस फिनटेक के अलावा किस इंडस्ट्री में आप ग्रोथ देखते हैं कि हो सकती है? तो फिनटेक जो है वो तो अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में, बिल्कुल। हाँ, तो क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान का इतना जो है वो इतना मीडियोकर है हाँ, कि आप जो है अगर आप एक तरीके से अगर कोई भी स्टार्टअप आ जाती है और वो बता देती है आपको कि भाई आप जो है आसानी से बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, हम्म, आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, तो वो स्टार्टअप जो है इट विल कंप्लीटली टेक ओवर। और हम्म, ऐसा हो रहा है। तो मैं काफी बुलिश, तो मैं पूरे इकोसिस्टम पे बुलिश हूँ, लेकिन मोस्टली फिनटेक, ऑल्सो बुलिश ऑन ऑफ कोर्स ई कॉमर्स। तो देखा जाए तो पाकिस्तान में अभी भी जो है ई कॉमर्स में काफी काम जो है करना बाकी है। हम्म, तो ई कॉमर्स में लेटली जो है पिछले साल, एटलीस्ट पिछले 2-3 सालों में B2B जो है या, उसमें काफी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। B2B जो किराना स्टोर्स हैं ये वो, तो उसमें जो एक्टिविटीज बढ़ रही हैं तो वो जो है आई होप के फ्यूचर में थोड़ा सा कंज्यूमर की तरफ भी आए, क्योंकि दराज इज, आई मीन आई डोंट थिंक कि दराज इज आइडियल स्टार्टअप, और सॉरी आइडियल ई कॉमर्स ऑपरेशन। काफी जो है, आई मीन काफी मैंने रिव्यूज पढ़े हैं और मैं लोगों को जानता हूँ जिनका जिनका एक्सपीरियंस रहा है, ई कॉमर्स आप इस तरह नहीं चला सकते। तो मेरी एक कोशिश होगी कि भाई मैं देखूं इन द फ्यूचर कोई और स्टार्टअप्स हों जो कि काम करे। तो अमेजोन का इक्वलेंट कोई पाकिस्तान में नहीं है। या, तो कोशिश मतलब मेरी यही है कि ऑफ कोर्स हाईलाइट करें जो छोटे मोटे ई कॉमर्स स्टोर्स हैं जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हाईलाइट किया जाए। और तो बोथ ई कॉमर्स एंड फिनटेक इज समथिंग दैट आई थिंक हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। लेकिन अगर फिनटेक और ई कॉमर्स अगर पाकिस्तान में आती भी है तो उसके लिए हमें थोड़ा गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं चाहिए होगा? क्योंकि अगर हमने एक नेटवर्क बिछाना है इंटरनेट का, कनेक्टिविटी का, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए होगी। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर का, प्राइवेट एंटरप्राइज का जो कनेक्शन है वो काफ़ी वीक है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो कुछ रेगुलेशन ऐसी हैं जिसकी वजह से कोई नया प्लेयर आने के लिए बड़ा तगोदो करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। तो अब ये देखें, हम एक होता है ग्लास हाफ फुल, ग्लास हाफ फुल, ग्लास हाफ एम्प्टी, राइट। तो आप अगर आप यही देखें हमेशा से ग्लास इज हाफ एम्प्टी तो आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है जिस तरह से जो चीजें बढ़ रही हैं, तो उससे देखा जाए कि तो पिछले साल जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रेगुलेशंस पास की और ये सारी चीजें हो रही है, जो फिनटेक में जो एक्टिविटी हुई है, वो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने ये सब कोशिश की करने की। तो अगर पार्टनरशिप, जहां तक पार्टनरशिप का ताल्लुक है, तो मैं पाकिस्तान की तो मिसाल नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिलिकॉन वैली की मिसाल दे सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। या, तो यहाँ पर जो है मैंने कभी भी, मैं पिछले 20 साल से यहाँ पर हूँ, और मैं पिछले से 12 साल से जो है वो स्टार्टअप्स या स्टार्टअप से रिलेटेड कंपनीज में काम किया है मैंने। हम्म, गवर्नमेंट नेवर कम्स इन बिटवीन, और गवर्नमेंट इज नेवर अ हिंड्रेंस। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है हमेशा अगर एक स्टार्टअप है उसने काम कुछ कोई काम करना है जिसकी गवर्नमेंट की जरूरत है जिसको, तो स्टार्टअप जो गवर्नमेंट का एक काम है उसको फैसिलिटेट करना। इससे पहले कि अगर आप आके आप कहें कि हाँ अब हमने ये लॉ बना दिया है तो अब आप ये करें, ऐसा नहीं होता। इट्स दी अदर वे अराउंड। स्टार्टअप जो है वो जाती है। तो मैंने काम किया ऊबर में, तो या, मैं ऊबर की मिसाल दूंगा कि ऊबर जो है उसने इंतजार नहीं किया था कि भाई सैन फ्रांसिस्को में जो है कोई लॉ रेगुलेशन आएगा कि हम किसी एरे गेरे को जो है गाड़ी में बिठाएं और उसको ड्रॉप करें।
तो एक तरीके से आप टैक्सी का जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था कैब्स का। तो उसमें उसका जो टैक्सी का जो मेडालियन जो था वो $1-1 लाख का मिलता है। अगर आपके पास वो है तो ही आप गाड़ी चला सकते हैं। तो अगर जो है उबर जो इंतजार करता रहता कि भाई ये लॉ चेंज होगा टैक्सी मेडालियन का, तो फिर हम अपनी ये सर्विस इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो तो लॉ तो कभी चेंज होगा ही नहीं। क्यों लॉ चेंज होगा? तो आपका ये काम है कि आप कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लाएं कि लॉज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद चेंज होना शुरू हो जाए। तो आई थिंक पिछले 2-3 सालों में जैसे सादा पे है और नया पे है और ये सारी जो टैग है, ये सर्विसेज जो है ये बिफोर द रेगुलेशंस वर इम्प्लीमेंटेड ये आ गई थी, और इन्होंने मार्केट रिसर्च या पायलट प्रोग्राम्स एंगेज करना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट को। यस, पाकिस्तान में ये चीजें थोड़ी स्लो चलती हैं, लेकिन ये नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी नहीं चलती। तो Yeah. मैं जो हूँ अब एज यू कैन टेल काफी पॉजिटिव हूँ इस चीज में कि ये चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता चलेंगी एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप विल कंटिन्यू टू ग्रो। ये फिनटेक के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी अपना रास टैप जो उन्होंने शुरू की है फिनटेक के हवाले से, तो वो एक अच्छा स्टेप है कि अगर प्राइवेट मार्केट भी करिए, गवर्नमेंट मार्केट भी करिए, तो इससे बेहतर ग्रोथ हो सकती है इस चीज़ के अंदर। क्योंकि अल्टीमेटली अगर जितना अच्छा फिनटेक होगा उतना अच्छा टैक्स रेगुलेशन भी अच्छे होंगे, उतना ज़्यादा हुकूमत को भी फायदा होगा। तो इसमें तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। यस यस, तो गवर्नमेंट के लिए सबसे बेहतरीन चीज फिलहाल यही है ना कि जो कैश इकोनॉमी है वो डिजिटल हो जाए, ताकि रिकॉर्ड कीपिंग हो जाए कि हमको पता हो कि कितना पैसा जो है मूव कर रहा है यहाँ से। क्योंकि अभी जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, सारी सब कैश पे चल रहा है। तो उससे जो है गवर्नमेंट को ट्रैक करना, बताना, आउटपुट दिखाना कि भाई हम क्या कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें हो रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पिछले 5-10 सालों में जो प्रोग्रेस जो हुई है इकोसिस्टम में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में, टेक में इन जनरल पाकिस्तान में, तो इट्स वेरी वेरी गुड। सो इट इज होप, आई एम वेरी होपफुल कि आगे जो है यही सब चलता रहेगा, और जो चीजें जो है ये अच्छी होती रहेंगी, और जो आम आदमी जो है, जो एवरेज एम्प्लॉई है, एवरेज जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनकी उनकी लाइफ में थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव। मैं टिकटॉक पे मुझसे अक्सर एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये होता है कि अमेरिका के अंदर कंपनी कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है? तो आपने आपने उबर के अंदर काम किया, आपने स्टार्टअप में काम किया, व्हाट्स द प्रोसेस टू स्टार्ट अ कंपनी इन द यूएस? और ये सवाल मुझे तो पाकिस्तान से इंटरेस्टिंगली बहुत ज़्यादा आता है। तो इट इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू डू, यानी कि सबसे दुनिया का सबसे आसान काम मैं कहूँगा कि वो है अमेरिका में कंपनी शुरू करना। ओके। 2 दिन के अंदर कंपनी शुरू हो जाती है, और 95% ऑफ द बिजनेसेस डोंट नीड एनी लाइसेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बार्बर शॉप शुरू करनी है और आपने आपने नेल सलॉन शुरू करना है, ऐसा कुछ है, तो उसके लिए आपको लाइसेंसिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने स्टार्टअप शुरू करनी है तो यू डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट फाइल फॉर इनकॉर्पोरेशन इन डेलावेयर, व्हिच इज द गो टू प्लेस, और यू कैन जस्ट स्टार्ट ऑपरेशंस। तो आई मीन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड, तो काफी चीजें आसान है यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगा कि हम बिजनेस शुरू करना यहाँ पर, इट्स द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू डू। तो एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, देयर काफी वेबसाइट्स हैं अब जो $400-500 में हर चीज वो आपको ला के दे देती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मैंने कुछ स्टार्टअप्स को हेल्प किया था शुरू शुरू में, इनकॉर्पोरेशन के लिए और ये सब चीज़ों के लिए। लेकिन अब जो है वो ऐसा कुछ नहीं होता। अब जो है एक ही वेबसाइट है, आपने उस पर जाना है और $400-500 आपने दिए, और एवरी सिंगल थिंग विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन अ वीक। तो ये मैं छोटा सा आंसर जो है ये कहूँगा कि इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट अ बिजनेस। जस्ट गूगल के हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू इनकॉर्पोरेट इन डेलावेयर, या हाउ टू इनकॉर्पोरेट, I mean, Delaware is like the easiest. A lot of companies offer services उसमें, so it should be the easiest thing to do. जाहिद भाई, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर योरसेल्फ, हाउ डू यू सी Yes. द फ्यूचर ऑफ द कंटेंट क्रिएशन? कि आपको क्या लग रहा है कि इवॉल्व जो हो रहा है कंटेंट, जो प्लेटफॉर्म नए नए आ रहे हैं, आप कैसा देख रहे हैं? तो जहाँ तक कंटेंट की बात है, तो वी कैन हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट पॉडकास्ट ऑन या दिस टॉपिक, क्योंकि बहुत ही वसी मैं कहूँगा कि ये टॉपिक है। तो कंटेंट क्रिएटर का ये है कि मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि क्रिएटर्स जो है तकरीबन 50-60 मिलियन क्रिएटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, और वर्ल्ड वाइड इंटरनेट ऑडियंस जो है वो तकरीबन 3-4 बिलियन है, इंटरनेट जो इस्तेमाल करते हैं। 2 बिलियन लोग तो सिर्फ फेसबुक पर हैं, ठीक है। तो तो मार्केट जो है वो तो बहुत ही बड़ी है, ठीक है। और जो 50-60 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ मे बी
2-3-4,000 को जानते हैं बाय नेम। लाइक आप किसी का अगर नाम लेना चाहें, कोई पाकिस्तान में कौन फेमस है, अच्छा इरफान जुनेजो हो गया, मोरू हो गया, काजी अकबर पॉडकास्ट, तो आप 2 लोग 3-4 लोगों के आप नाम ले सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया कंटेंट क्रिएशन, तो यू शुड स्टार्ट राइट अवे, अगर आपको ये काम करना है तो। कंटेंट क्रिएशन का दूसरी चीज ये है कि 2-3 साल तक तो आपको कोई पूछता ही नहीं है, कोई नहीं लिफ्ट कराता आपको, ठीक है। 2-3 साल तक तो आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो उसमें से जो है आपको थोड़ा सा आपका स्टाइल मिल जाएगा कि भाई मेरा स्टाइल ये है, इस पे लोग जो है फीडबैक अच्छा देते हैं, तो यू हैव टू देन डबल डाउन ऑन दैट। तो मेरा जो है पर्सनल एक्सपीरियंस भी कंटेंट से यही रहा है कि इफ आई रियलाइज कि भाई ये चीज जो है हो रही है और मुझे फीडबैक अच्छा मिल रहा है, तो यू डबल डाउन ऑन, तो यू क्रिएट मोर ऑफ दैट। तो उसमें एक चीज हमेशा से जो है क्रिएटर्स जो है वो कोशिश ये करते हैं, जैसे मैं पहले कह रहा था, कि हमारा प्रोडक्ट जो है जब मार्केट में आए, कोई भी चीज, हमारी पहली वीडियो जो है वो वायरल हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता, बहुत ही कम सिचुएशंस में ऐसा होता है कि मेरी पहली वीडियो जो है ना वायरल हो जाए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 50-60 वीडियोस तक तो आप भूल ही जाए कि कोई आपको देखेगा भी, लेकिन आपने काम करना है, हर हफ्ते हर रोज जो भी है आपने काम करना है। क्योंकि 2 चीजें हैं ना यहाँ पर, एक तो क्रिएटर्स हैं और एक तो कंटेंट प्लेटफॉर्म्स। तो यूट्यूब की मिसाल दे दूं, यूट्यूब पे यह है कि यूट्यूब चाहता है कि लोग जो है वो चिपके रहे, ठीक है ना, वो देखते रहे, वीडियोस देखते रहे। तो जैसे ही यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चल जाएगा कि ये वीडियो है, ये कंटेंट क्रिएटर है, ये चैनल है जिसकी वीडियोस लोग देख रहे हैं, तो वो उसको ज्यादा पुश करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको काफी सारे डिफरेंट वीडियोस बनानी पड़ेगी बाय द टाइम कि आपको समझ में आए कि भाई क्या चलता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि कंटेंट क्रिएशन इज स्टिल वेरी अर्ली, लेकिन अब ये हुआ है पिछले 2-3 सालों में, स्पेशली कोविड के दौरान, कि लोग जो है पहले दे वुड नॉट, उनके लिए काफी मुश्किल था पैसे बनाना कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। अब जो है ये एक चीज जो है आसान हो चुकी है बहुत, कि आप एक्चुअली यू कैन मेक अ गुड लिविंग। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मिलियनर्स बन जाएंगे, लेकिन आप यू कैन मेक अ फुल टाइम लिविंग, जो कि वेस्ट में जो है वो काफी ज्यादा है। मतलब जाहिर सी बात है पाकिस्तान में इतना नहीं होगा, लेकिन यू कैन, क्योंकि यूट्यूब की फिर से मिसाल देते हैं कि यूट्यूब पे जो सीपीएम जो होता है, आपको एड्स दिखाई जाती है तो उसका सीपीएम होता है। तो पहले तो आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं ताकि आपको मोनेटाइजेशन मिले, ऑप्शन मिले। 4000 वॉच टाइम, 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स, या तो बहुत डिफिकल्ट है पहले तो यहाँ पर पहुंचना है स्टेज। उस स्टेज पे पहुंचने के बाद आपको ये अंदाजा होगा कि स्पेशली पाकिस्तान में आई थिंक इट्स लेस देन $1 for 1000 views. So 1000 views, if someone watches your videos, like your video has 1000 views, you make less than $1. तो आप सोचें कि आपको कितना काम करना पड़ेगा by the time कि you can make at least $1,000, at least $1,000, right? तो $1,000 of course US में तो it doesn't go any far. So but there are other ways to make money, like sponsors and like you sell products, you sell merch and all these things. तो कंटेंट क्रिएशन में मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि स्पेशली इन पाकिस्तान there is still so much opportunity, there's still so much the market is so huge. और जैसे जो है फिर से एक तरीके से मैं मीडिया पे टेक अनदर जैब ऑन द मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया जो है, जो नॉर्मल जो टीवी चैनल्स वगैरह जो है, उनका काम है आपको एंटरटेन करना, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड करेगा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में on YouTube or any other platform, that person या that channel जो है, it will always be seen as someone that is direct, someone that is informative. तो लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता, आपकी ऑडियंस ग्रोथ जो है शुरू में तो बहुत स्लो होगी, लेकिन it will be loyal audience online is more important than every audience, right? अगर आपको हजारों लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है उनके साथ, तो दे डोंट केयर, तो वो देखेंगे एक वीडियो पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने रिलेशनशिप बिल्ड की हुई है उनके साथ, उनको पता है कि आप कौन है, तो दैट टेक्स टाइम। रिलेशनशिप कभी भी ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती, तो दैट टेक्स टाइम। सो कंटेंट क्रिएशन से यहाँ तक ताल्लुक है। आई नो यू आर वेरी एक्टिव ऑन टिकटॉक। मैंने अभी तक टिकटॉक बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया। मेरी जो गेम है वो है ट्विटर,
Yeah. तो मैं कंफर्टेबल हूँ काफी ट्विटर में. ऑनलाइन राइटिंग ऑफ कोर्स, न्यूज़लेटर्स, and अभी Podcast. recently with the podcast on YouTube. But so that's my game. अभी भी मैं Instagram भी जो है वो it's very difficult for me to be active there, and like मैं कभी कभी चेक करता हूँ. मैंने आपको बताया भी था कि मैं एक्टिव नहीं बहुत हूँ बहुत टाइम Instagram लगता पे. है आपको रिप्लाई आने में कई बार. क्योंकि मैंने Instagram के नोटिफिकेशंस बंद किए हुए. Okay. या मैंने फेसबुक नोटिफिकेशंस, Instagram नोटिफिकेशंस बंद किए हुए, ट्विटर के भी बंद किए हुए. लेकिन ट्विटर का ये है कि मैंने अपनी एक लिमिट लगाई हुई है फोन पे कि भाई मैं एटलीस्ट आधा घंटा जो है वो ट्विटर में, काफी मेरा 4-5 घंटे का चक्कर था पहले, अब जाके मेरा आधे घंटे का हुआ है क्योंकि मैं मुझे आई रियलाइज कि आई एम स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन ट्विटर. Twitter is polarizing. Very polarizing Twitter. ट्विटर इज ओपिनियनेटेड. हाँ. Yeah. तो ट्विटर की अब जो ऑडियंस है ना, क्योंकि अब ट्विटर पे ये हो गया है कि लोग थ्रेड्स लिखते हैं, लंबी लंबी थ्रेड्स लिखते हैं. इतनी लंबी थ्रेड, लाइक 60-50 ट्वीट्स की थ्रेड जो है वो लिखते हैं. तो उससे होता यह है कि देयर इज अ लॉट मोर कमेंट्स. तो कमेंट्स होती है, फिर एंगेजमेंट होती है, तो फिर जो है वो चीजें जो है वो बात का बतंगड़ जो है ना बहुत आसानी से बन जाता है ट्विटर पे. और फिर ट्विटर पे काफी ट्रोलिंग बहुत ज्यादा है. तो क्योंकि पीपल आर हाइडिंग बिहाइंड लाइक एनोनिमिटी, तो किसी को पता नहीं है कौन है, तो सबने अकाउंट खोले हुए हैं और सबके अकाउंट बने हुए हैं और लोग जो है वो ट्रोलिंग ज्यादा करते हैं. तो ट्विटर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म, एंड टिकटॉक इज ऑफ कोर्स डिफरेंट, एंड यूट्यूब इज डिफरेंट. एंड सो यू हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स. तो क्या उसका फीडबैक क्या है? मैं बेसिकली यूट्यूब शॉर्ट स्पेसिफिक नहीं बनाता, मैं टिकटॉक के यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर देता हूँ. टिकटॉक का बेसिकली फीडबैक ये है कि 3 मिनट के अंदर मैक्सिमम आपने अपनी बात को बयान करना होता है. और टिकटॉक की टिप ये कि 5 सेकंड के अंदर शुरू किया आपने अटेंशन गेन करनी होती है. अगर उसने 5 सेकंड नहीं किया, दे विल स्क्रॉल यू डाउन. तो वो 5 सेकंड के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टिकटॉक के ना कोई सर्च या रिकमेंडेशन नहीं है. टिकटॉक का एक फॉर यू पेज है, और जो फॉर यू पेज वो स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो शुरू के 5 मिनट जो होते हैं वो बहुत 5 सेकंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ऊपर से बात है टिकटॉक के अंदर रेगुलर आपको अपनी ऑडियंस के साथ, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपने बात की लॉयल्टी की, वो रखनी, वो बहुत जरूरी है. तो टिकटॉक पे कोई वो है मोनेटाइजेशन का कोई तरीका है? टिकटॉक पे पर बहुत, टिकटॉक की मोनेटाइजेशन बहुत डिफरेंट है. आई विल सजेस्ट यू आप हैंग ग्रीन की वीडियो देखें. हैंग ग्रीन ने वीडियो बनाई थी कि यूट्यूब का और टिकटॉक का, अगर फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब $1 कमा रहा है आपकी वीडियो से, दे विल पे यू 55 सेंट्स. लेकिन अगर टिकटॉक अगर आप एक वीडियो से $1 कमा रहा है, दे विल पे यू 9 सेंट्स. एंड दैट्स अ यूएस रेट. दैट्स अ यूएस रेट. तो टिकटॉक के अंदर अगर आपके पास 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो फिर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इट्स वेरी मिनिमम, लाइक कभी कभी 5 सेंट 6 सेंट, तो वो इट डजंट मेक एनी सेंस. Yeah, so I think YouTube जो है, it is still one of the best ways to monetize. लेकिन like I said, काफी आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए होंगे जो कि आपकी वीडियोस जो है वो रेगुलरली देखें. तो मैं अपना पॉडकास्ट जो है उसकी जो एनालिटिक्स जो है वो देख रहा था, तो 75% ऑफ द पीपल जो कि देखते हैं वीडियोस, दे आर नॉट सब्सक्राइब्ड. तो ये जो है रेशियो जो है हमेशा से रहा है. काफी कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं कि हमेशा से ना कि भाई, इसीलिए आप सुनते हैं हमेशा कि प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि लोग जो है वो वीडियोस देखते हैं और फिर दे डोंट केयर. तो आई थिंक दैट्स वेरी नेचुरल. राइट. मुझे थोड़ा अजीब लगता है कहना क्या लोगों को कह रहा हो या करो. मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस अब इतनी मेच्योर हो चुकी है कंटेंट को कंज्यूम करके, वो हमारा नहीं देख रही है, पूरी दुनिया का देख रही है. उन्हें पता है कि अगर अच्छा लगेगा हम करेंगे, तो ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लगती है. कहना मैं पाकिस्तान में देख रहा होता हूँ, ये लाल घंटी दबा दें, ये बटन दबा दें, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे. आई थिंक दैट्स वेरी क्रिंजी. Yeah, it is very cringy, and I think लोग जो है वो कम लोगों ने करना शुरू कर दिया. मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे याद नहीं है, एज यूजुअल मैं सब्सक्राइब नहीं था उस चैनल पे, लेकिन मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें उसने जिक्र ये किया था कि सब्सक्राइब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि लाइक से जो है वो वीडियोस ज्यादा फैलती हैं. यानी कि वीडियोस जो है वो एल्गोरिथम जो है वो कंसिडर्स कि भाई हाँ, तो 2 चीजें होती हैं लाइक करने से. तो एल्गोरिथम को ये पता चल जाता है कि भाई आप ये पसंद करते हैं इस कंटेंट को, तो वो आपको रिकमेंडेशन जो है वो इसी टाइप का कंटेंट का देता है. दूसरी चीज, एल्गोरिथम को ये पता चल जाती है कि इस यूजर को अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो कौन से ऐसे सिमिलर यूजर्स हैं जिसको हम ये वीडियो रेकमेंड कर सकते हैं. तो उस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप लाइक करें. तो सब्सक्राइब का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वो तो ठीक है, वो तो मोनेटाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. तो काफी जो क्रिएटर जो है जिनकी कोशिश ये होती है कि भाई 1000 सब्सक्राइबर्स बन जाए, वो आपसे कहते रहेंगे कि भाई प्लीज सब्सक्राइब करो. तो एक बार आप 1000 पे पहुंच जाए तो फिर यू डोंट केयर. तो
बात इसमें ये है ना कि मुझे ऐसा लगता है, शायद एक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्रिएटर जो है वो इतना मेच्योर नहीं है, वक्त के साथ साथ ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो एज अ क्रिएटर यस, जो है हमारे जहन में ना वो एक ब्लैंक लगा हुआ है, एक बार लगा हुआ है। ऑडियंस या, का बार यहाँ है और हमारा बार हाँ, यहाँ या, है। ये दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि इस वजह मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली जो जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जो कंटेंट क्रिएटर्स थे एक टाइम पे, वो आहिस्ता आहिस्ता इरेलीवेंट होते जा रहे हैं। उनके कंटेंट मजा नहीं रहा क्योंकि वो बार को क्रॉस नहीं कर पाए। ऑडियंस का बार यहाँ पहुंच गया, क्रिएटर्स का बार यहाँ पे। दैट्स व्हाट आई या। फील। नहीं, पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो काफी जो है आई थिंक एक वेव आई थी बीच में, ऐसे सून एज जब यूट्यूब जो है वो अनबैन हुआ था पाकिस्तान में, तो एक वेव आई थी। तो उस वेव में काफी लोग जो है जिन्होंने अपना, अभी भी दे आर वेरी नोन, लेकिन उनका कंटेंट अब जो है वो स्टिल कंटेंट यानी कि फीका हो गया अब एक तरीके से। उसकी वजह यह है कि दे वर नॉट एबल टू कीप अप। ठीक है ना, एक आप बर्न आउट जो है वो एक कंटेंट क्रिएशन में काफी कॉमन है बहुत कि कॉमन। आप जो है कोई भी आप यूट्यूब पे आप सर्च कर लें कि क्या होता क्या है अगर आप कंटेंट क्रिएशन, आप स्टॉप, इफ यू स्टॉप क्रिएटिंग कंटेंट, यूट्यूब आपको किस तरह ट्रीट करता है। एज सून एज यू स्टॉप क्रिएटिंग कंटेंट विद इन 2 months, आपकी जो है सब्सक्राइबर जो है यू स्टार्ट लूजिंग देम, योर व्यूज गो डाउन। तो देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर कि भाई आप जो है क्रिएट मोर कंटेंट, लेकिन आप कितना कंटेंट आप क्रिएट करेंगे। आप एक एक वो आता है हर किसी की जो है लाइफ में कि वो सोचता है कि भाई मैं ये कितना क्रिएट कर रहा हूँ, मैं दूसरी चीजें भी जो है। और कंटेंट क्रिएशन की एक चीज मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मेरी फैमिली जो है यहाँ पर और दोस्त भाइयों में जो बात होती है, लोगों का अक्सर ये मानना होता है कि ये दिस इज वेरी इजी, व्हाट वी डू इज वेरी इजी, कि कैमरा ऑन किया और बातें करना शुरू कर दी। इस तरह नहीं होता। बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है इन द बैकग्राउंड जो किसी को पता नहीं होती, हमें पता होती है। ठीक है, तो मेरा जो है एवरेज जो है पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद जो है उसकी एडिटिंग करना और उसको अपलोड करना, वो सारा टेक्स एटलीस्ट पोस्ट प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स टेक्स एन आवर, पोस्ट प्रोडक्शन टेक्स 7 to 8 hours। फिर जाके एक चीज सामने आती है और वो फिर वो 30 मिनट की वीडियो होती है और उस वीडियो में जो है आपको ये पता नहीं चलता कि पीछे कितना काम हुआ है। तो इट इज अ लॉट ऑफ एफर्ट। एंड सो इफ आई ऑलवेज से दिस कि अगर आपको कोई पसंद है कंटेंट क्रिएटर, तो डेफिनेटली support them, send them a message, say, I like your content. It makes your day. If you get that, it makes your day. So as long as people appreciate, and I think people will keep creating content. आपने पोस्ट प्रोडक्शन की बात की, 7 से 8 घंटे लगते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्री प्रोडक्शन, कि आप जो Yes. प्रिपेयर करते हैं पॉडकास्ट के लिए। पॉडकास्ट कंडक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। मुझे आके पता लगा, इस समंदर के अंदर तैर के पता लगा कि इतना गहरा Yeah. मुझे तैरना भी नहीं आता। Yes. हाउ इग्नोरेंट यू आर, क्योंकि एक वीडियो जो होती है बेसिकली वो आपका एक प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, अगर आप उसको बिजनेस सेंस में देखें, और वो अगर वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा कोई नहीं देखेगा आपको। तो वैल्यू हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कहा ना कि प्रोडक्शन जो है वो उसकी वैल्यू जो है बढ़ चुकी है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा स्टार्टअप्स के जहाँ तक ताल्लुक है, पहला पॉडकास्ट नहीं है। काफी लोगों ने पिछले स्टार्ट किया था पॉडकास्ट, काफी लोग अभी भी कर रहे हैं, किसी ने, काफी लोगों ने छोड़ दिया। तो मेरा ये जो फीडबैक मुझे जो मिलता रहा है कि ऑफ कोर्स कि भाई आप जो है ये रिमोट करते हैं पॉडकास्ट, लेकिन आपकी क्वालिटी अच्छी होती है, ये है वो है। तो इस पे इट टुक एन एफर्ट। तो मैंने जो काफी नोटिस किया कि भाई पहले जो पॉडकास्ट थे वो क्या कर रहे थे, क्यों मैं ये पॉडकास्ट जो है मैं वॉच नहीं कर सकता। तो फिर उससे थोड़ी सी चीजें समझ में आती हैं कि भाई हाँ, आपकी पेस जो है वो काफी तेज होनी चाहिए पॉडकास्ट की, आपकी जो टोन है वो उसमें वेरिएशंस होनी चाहिए, आपकी वीडियो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी क्वालिटी ऑफ कोर्स यू कैन कंट्रोल योर क्वालिटी, यू कैन नॉट कंट्रोल द गेस्ट क्वालिटी, लेकिन एटलीस्ट यू शुड मेक एन एफर्ट टू लुक प्रोफेशनल। तो व्हाटएवर प्रोडक्ट यू आर पुटिंग आउट देयर, इट जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो, लेकिन इट शुड हैव कि भाई आप देखने के बाद आपको ये लगे कि हाँ, किसी ने, बंदे ने मेहनत की है, बंदे ने अपना जो है वो अपना ही इज डन हिज बेस्ट। कुछ कुछ चीजें होती हैं यू कैन राइट अवे टेल कि लाइक आपने अब जिस आपने कहा ना कि ऑडियंस का बार जो है काफी बढ़ चुका है, तो पीपल कैन इजीली टेल कि भाई ये जो है इसने बस रिकॉर्ड करके ना लगा दिया। तो उस वजह से जो है प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ चुकी है काफी, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी है। लेकिन वैद भाई, जो हमारा पॉडकास्ट का सीन है वो तो ज्यादा, अगर देखा रिमोट ज्यादा बेहतर है। अब किसके पास इतना टाइम, फॉर एग्जाम्पल हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना आता, मैं कभी आता स्पेसिफिक टाइम में, वेस्ट जोन आता तभी आपसे मुलाकात होती, आप कभी आते इधर तब मुलाकात होती। पॉडकास्ट रिकॉर्ड रिमोट वाला काम ठीक है। इसमें अगर इसी के अंदर
हम बेहतर अपनी क्वालिटी करें तो एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट इसके अंदर बहुत प्रोड्यूस हो सकता है, बहुत स्कोप है। यस, या तो मैं तो 2-3 ऐसे पॉडकास्टर्स हैं जो उनसे मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप जो है अपनी, ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है कि आपकी पहली 2-3 वीडियोस जो है वो बेस्ट क्वालिटी के हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ना हर वीडियो में लानी जरूरी है, हर ऑडियो में लानी जरूरी है, क्योंकि लोग जो है वो ये देखते हैं एंड दे लाइक इट कि भाई ये बंदा है, ग्रो कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके 0 सब्सक्राइबर्स हो या 10 सब्सक्राइबर्स हो और आप जो है वो $2-3 हज़ार का कैमरा खरीद के अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है ना अपग्रेड करना चाहिए। तो मेरा जो है, ऑफ कोर्स मैं आईफोन इस्तेमाल करता हूँ, एक दैट्स माय वेबकैम, एंड मैंने माइक लिया हुआ है, बट दैट्स इट। सॉरी, जो है पोस्ट प्रोडक्शन में जो है वो प्रीमियर प्रो है। तो कुछ टूल्स जो है वो मुझे हमेशा से आते थे, तो मैं पॉडकास्ट से पहले जो है मैं कभी थोड़ी सी वीडियोस भी बनाई थी पहले, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा अंदाजा था, तो मैं वो टूल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या आपके लिए जरूरी है वो सारे टूल्स इस्तेमाल करना? मैं तो नहीं समझता हूँ। कोई भी फोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आईफोन जरूरी नहीं है, कोई भी माइक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जो माइक जो होता है जो जिसके आप सीधे तरह बात कर सकते हैं, वो $30-40 का मिलता है। और पोस्ट प्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, तो आप जो है वीडियो एडिटिंग के काफी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी हैं जो आप यूज कर सकते हैं, और कोशिश कर सकते हैं कि भाई जितनी प्रोफेशनली आपका एंड प्रोडक्ट हो सकता है। एक बात कि अगर हम फॉर एग्जांपल आईफोन इस्तेमाल करें, मैं भी अपनी सारी वीडियोस आईफोन से रिकॉर्ड करता हूँ टिकटॉक की, लेकिन अगर Like, आपका जो कंपेटिटर है वो अगर उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा आपकी ग्रोथ को? मैं नहीं समझता हूँ ये चीज को। उसकी एक मैं आपको वजह बताता हूँ कि आपके पास कितना भी मेरी सबसे बड़ी जो है ऑब्जर्वेशन जो है, उससे आई ओपनिंग जो चीज थी जब मैंने पॉडकास्टिंग शुरू की, वो ये थी कि ऑडियो, या तो ऑडियो इज मोर डिफिकल्ट देन वीडियो। या तो अगर आपकी, तो आप आप अगर कोई पुराने जमाने की नहीं, अभी की भी कोई भी वायरल वीडियो देखें, तो क्वालिटी जो है वीडियो की हमेशा से बेकार होगी, इतनी खास नहीं होगी। लेकिन एज लॉन्ग एज द ऑडियो इज गुड या and people can understand what you're saying, so your content will have the same quality as someone which has like $2,000 camera. तो हाँ, eventually you have to up your game, ठीक है, लेकिन you should not try to do those things early on, क्योंकि शुरू में जो है you are experimenting and you might not even enjoy what you're doing 6 months from now। तो क्यों जाकर अगर आप जो है कैमरा खरीद रहे हो, ये सब चीजें सीख रहे हैं, you should grow आहिस्ता आहिस्ता, and that is my of course my advice। लेकिन मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि focus on the content that you're creating without regard to the video especially, लेकिन at least bare minimum make sure people can understand you, तो ऑडियो जो है वो जरूर अच्छी होनी चाहिए। ऑडियो इज मोर इम्पोर्टेंट देन वीडियो। I would think so, yes। एंड वन लास्ट थिंग, मैंने पहले भी कहा था आखिरी सवाल बन गया आपके आखिरी सवाल है। No, that's fine। बट इट्स लाइक, डू यू प्लानिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पॉडकास्ट? क्या आप थोड़ा इसको डाइवर्सिफाई करें, मजीद मुख्तलिफ जॉनरा के गेस्ट लेकर आएं या जिनकी मुख्तलिफ एक्सपर्टीज हो, या फिर आप सिर्फ उसको बिजनेस ओरिएंटेड ही रखना चाहते हैं फिलहाल? मैं सिर्फ स्टार्टअप ओरिएंटेड रखना चाहता हूँ, यस। तो मेरी कोशिश ये है कि स्टार्टअप फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, ऑपरेटर्स, उनसे मैं बातचीत करता हूँ, ताकि सो दिस इज अनदर थिंग कि कंटेंट क्रिएशन में यू हैव टू बी नोन फॉर समथिंग। एक जो if you नीड। try, yes, yeah, you have to pick your niche and you have to be known for one thing। अगर आप हर चीज करेंगे ना, तो वो लोग कहेंगे कि हाँ वो एक है जाहिद पॉडकास्टर, लाइक अच्छा क्या मतलब किस टॉपिक पे बात करता है, हर टॉपिक पे बात करता है, दैट इज नॉट गुड, आई थिंक। लेकिन अगर आप ये कहें हाँ एक पॉडकास्टर है जाहिद, वो किस टॉपिक पे बात करता है, वो स्टार्टअप से बात करता है, तो वो ऑडियंस जो अट्रैक्ट होगी आपकी तरफ, तो दे विल नो कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो मैं मिसाल दूंगा, आई रियली लाइक हिम, दिस इज नॉट लाइक क्रिटिसिज्म ऑफ हिम, काजी अकबर, क्या कहेगा काजी, इट्स अ पॉडकास्ट। ही इज अमेजिंग कॉन्वर्सेशनलिस्ट, आई वुड से, लेकिन देयर इज नो स्ट्रक्चर टू हिज गेस्ट्स, ही ब्रिंग्स एवरीवन and anyone under the sun। ओके। Because of that, I don't know कि कौन सा एपिसोड जो है मैं I should listen to it। तो I have then decided कि हाँ, अगर काजी अकबर के पॉडकास्ट पे कोई आएगा, जैसे इरफान जुनेजो है, तो मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इरफान जुनेजो कौन है।
लेकिन उसके अलावा जो है कोई रैंडम सा बंदा अगर आता है तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड माई टाइम लिसनिंग टू इट, ठीक है। नाउ इफ ही हैज एन ऑडियंस, जहाँ पर वो जो है काजी जो है ही हैज बीन एबल टू अट्रैक्ट इनफ ऑडियंस के जो भी वो एपिसोड लगाता है people listen to it, that's a different thing. लेकिन for me, as someone who is interested in other creative people, क्योंकि उसके काफी उसकी कोशिश होती है कि मैं creative people को लेकर आऊँ, तो I will listen to them. तो अगर इरफान जुनेजो is on काजी अकबर, I'll listen to them. And if someone else that I know कि जो content creators हैं, तो I'll listen to them. लेकिन उसके अलावा जो है I try to sometimes see कि हाँ कोई guest आया है and I'll listen to it for 5-10 minutes. Then I'll probably turn it off क्योंकि I could not relate to it. आप उससे तो connect कर पा रहे। एग्जैक्टली क्योंकि ही इज अ वेरी जनरल पॉडकास्टर, ठीक है ना, वो जो है हर किसी को जो है वो ही प्रोवाइड्स एन ऑडियंस एंड दैट्स हिज थिंग, नॉट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ हिम, इट्स मोर लाइक दैट्स हिज गेम। अगर कोई और मेरी जो गेम है वो डिफरेंट है उस गेम से। मेरी कोशिश ये है कि अगर मेरे चैनल पे या मेरे पॉडकास्ट को कोई सुने तो उसको इतना अंदाजा हो कि हम यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स की बातें करेंगे। We will not talk about politics. We will not talk about sports. We'll talk about startups. अगर आपको स्टार्टअप्स के बारे में सुनना है तो नो मैटर कोई भी गेस्ट हो, गेस्ट कोई भी हो, लेकिन you will gain from it because we will talk about startup. Exactly. Yeah. So you will gain from it क्योंकि आपको ये पता होगा कि by the time, even though I don't know the startup, I don't know the startup founder or the venture capitalist that I'm interviewing, लेकिन आपको इतना पता होगा कि स्टार्टअप्स की बात करेंगे, you will gain from it. अगर आपका काम है स्टार्टअप्स के थ्रू, अगर आपको इंटरेस्ट है स्टार्टअप्स में, तो you will gain something from it. I think that's what I'm going for, and what Qazi is going for is something different, which is also very similar to, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है on the TV, that is what Qazi is trying to emulate on YouTube. So when you are doing that, so you're just having conversation with people. It's more open. तो मीडिया पे ऑफ कोर्स आपको जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन काजी का पॉडकास्ट जो है ही कैन टॉक अबाउट एनीथिंग विद एनीवन, ठीक है। तो ही इज टेकिंग दैट टू दैट सेम थिंग जो कि टीवी पर है ऑन यूट्यूब, एंड आई थिंक ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। लेकिन शायद भी ये दुनिया का जो सबसे मशहूर पॉडकास्ट है जो रोगन, उसका भी ऐसे ही पॉडकास्ट है कि कभी आप हमारे देखते हैं, कभी नील डेग्रास टाइसन देखते हैं, कभी मार्शल ब्राउनली को देखते हैं। Exactly. Yeah. So it is a known thing कि आपको पता है कि this can be successful. लेकिन लोग जो है अक्सर भूल जाते हैं कि जो रोगन जो है उसका बैकग्राउंड क्या है, पॉडकास्टिंग से पहले वो क्या करता था, वो जानना जरूरी है। जितने लोग जो उसके पॉडकास्ट पे आते थे शुरू में या अभी भी जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं से उसको जानते हैं फ्रॉम हिज बैकग्राउंड। तो उसकी कॉन्वर्सेशंस जब होती हैं तो यू कैन सेंस इट, यू नो कि भाई ये जो है इनका ताल्लुक रहा है पीछे। ही वाज ऑलवेज नोन इन सेलिब्रिटी सर्कल्स, ठीक है ना। तो जो रोगन को अगर आप अपने आप को जो रोगन की तरह कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए, तो यू हैव टू हैव द बैकग्राउंड कि भाई वो जो रोगन जो है वो काफी टाइम से क्या कर रहा था और अब वो है वो क्या कर रहा है। तो जो रोगन का जो है फॉर्मेट जो है वो के वही फॉर्मेट जो है वो काजी का भी है, और अक्सर जो दूसरे थॉट बिहाइंड थिंग्स है तो मुजम्मिल, तो ही देयर इट्स द सेम, हैविंग अ कन्वर्सेशन विद पीपल, बट पीपल डोंट नो कि कौन ये गेस्ट कौन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो रोगन है तो मुझे जो रोगन का एक पॉडकास्ट बहुत पसंद है नवल के साथ, नवल रविकांत के साथ। तो या सो इट वाज एन अमेजिंग पॉडकास्ट। तो आई फॉर द फर्स्ट टाइम लिसन टू द एंटायर थिंग ऑफ एनीथिंग फ्रॉम जो रोगन, कि मैंने कभी सुना नहीं था उसको। तो वो पहली बार जो है वो नवल की वजह से जो है मैंने सुना उसका पूरा पॉडकास्ट। तो बट आई नेवर सब्सक्राइब्ड, I don't listen to any of his other podcasts unless कि कोई ऐसा guest उसके पास आता है जो I would love to listen to. So it's something, there is guest driven, something there is host driven. Okay. So I think for me, Joe Rogan podcast हो गया, काजी हो गया, they are mostly guest driven for me. And I am trying to make something that is most host driven, ताकि people know that anytime you listen to anything Zahid is talking about, it will be related to startups. That's a very good point. So we'll end on it. Thank you so much, Zahid bhai. बहुत शुक्रिया। Thank you for having me. Thank you. I'll see you soon. Okay.